हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सेशन चल रहा था हिंदी साहित्य का और व्याकरण का, तो इसमें मैंने दोनों का मिश्रित प्रश्नावली लिया है। आज के इस वीडियो में जो हिंदी के क्वेश्चन हैं वो साहित्य से भी हैं और ग्रामर से भी हैं, तो आप वीडियो को देखने के लिए बने रहिए इस पर। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंक्तियाँ जो हैं, ये काव्य पंक्तियाँ किस कीर्ति की हैं। मतलब कि ये जो पंक्ति दे रखा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो यह किस रचना में, यानी कि उसका मुख्य शीर्षक क्या है जिसमें ये पंक्तियां हैं। क्या ये आंसू कविता की रचना है, या सरोज स्मृति का है, या राम की शक्ति पूजा है, या फिर निर्झरणी का है। तो आपको पता है कि ये जो पंक्ति है ये सरोज स्मृति से लिया गया है, जो कि निराला जी की रचना है। आपने बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये निराला जी की, आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है सरोज स्मृति। और ये जो सरोज स्मृति है ये है एक विरह काव्य है। जो निराला जी की सुपुत्री थी सरोज, उसकी असमय मृत्यु के कारण जो विक्षोभ पैदा हुआ था निराला जी के मन में, तो उसके लिए इन्होंने उसी की याद में, यानी कि अपनी पुत्री के याद में, ये सरोज स्मृति लिखा था, जो बहुत ही हिंदी जगत, साहित्य जगत का बहुत ही मार्मिक रचना माना जाता है सरोज स्मृति। तो उसमें ही इन्होंने ये पंक्ति कही है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है और किससे लिया गया है, सरोज स्मृति से लिया गया है। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, सरोज स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैदी की पत्नी कीर्ति के लेखक कौन है। कैदी की पत्नी जो कीर्ति है उसके लेखक कौन है। जयनेंद्र कुमार हैं, धर्मवीर भारती हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ये भी काफ़ी फेमस रचना है और अलग अलग एग्जामों में इसको भी पूछा जा चुका है। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कैदी की पत्नी रचना है ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। आपको फ्रेंड्स रामवृक्ष बेनीपुरी का एक उपनाम है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी को किस उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुका जुलूस रुका है रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है। जुलूस रुका हुआ है, इसके लेखक जो हैं वो कौन हैं। फणीश्वरनाथ रेणु हैं, धर्मवीर भारती हैं, रागे राघव हैं, या फिर विवेकी राय हैं। तो आपको इसको कमेंट करके बताना है कि जुलूस रुका हुआ है, ये जो रिपोर्ट ताज है वह किसकी है। तो ये ये जो है ये विवेकी राय जी की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कीर्ति है। जो ये कीर्ति है वो किस विधा की रचना है। इसमें विधा पूछा जा रहा है। प्लाट का मोर्चा जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ये क्या ये कहानी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, या फिर यात्रा वृत्तांत है। तो यह काफ़ी प्रसिद्ध रिपोर्टाज है शमशेर बहादुर सिंह का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कीर्ति है। आपको पता है कि हिंदी जगत के काफ़ी प्रसिद्ध कहानीकार हैं पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। इन्होंने बहुत ढेर सारी रचनाएं नहीं की हैं, इन्होंने कुल 4 से 6 रचनाएं की हैं अपने पूरे साहित्यिक जीवन काल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। ज़्यादा तो इन्होंने नहीं किया है, लेकिन जो भी किया है वो गुणवत्तापूर्ण है और काफ़ी अपने मायने में काफ़ी वो प्रसिद्ध भी हैं। क्या तो उसमें से उनकी 3 कहानियाँ दे रखी हैं, इसमें से कौन सी उनकी जो कहानी है, कीर्ति है, वो नहीं है। क्या सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, 11 वर्ष का समय है, या फिर उसने कहा था। तो आपको पता है कि सुखमय जीवन भी गुलेरी जी की रचना है, बुद्धू का कांटा भी गुलेरी जी की रचना है, और उसने कहा था ये भी गुलेरी जी की ही रचना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, 11 वर्ष का समय। तो आपको बताना है कि 11 वर्ष का समय किस लेखक की रचना है। तो जो 11 वर्ष का समय है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, 11 वर्ष का समय। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। एक कहानी है जिसमें एक पात्र होती है
मधुलिका, तो वो किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप की है, देवदासी की है, पुरस्कार की है या फिर इंद्रजाल की है? तो आपने इस कहानी को जरूर पढ़ा होगा, पुरस्कार कहानी को। इसमें एक नारी पात्र है मधुलिका, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। इसमें देशभक्ति की भावना को दिखाया गया है कि प्रेम से भी कहीं भारी पड़ जाता है देश प्रेम। तो आपने इसको पढ़ा होगा। ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार, जिसमें महिला पात्र मधुलिका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्व का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द है? मैंने इसमें आज साहित्य और ग्रामर के दोनों के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि हमारा जो है वो पूरा 80 नंबर कवर हो जाए। केवल साहित्य का ही नहीं रखा है, ग्रामर का भी इसमें रखा है। तो फ्रेंड्स, अश्व का पर्यायवाची बताएंगे आप। क्या घोटक है, सुरपति है, अनंत है या फिर दिनकर है? तो आपको पता है कि जो अश्व का पर्यायवाची है वो घोटक है। अनंत आप जानते हैं ये आकाश का पर्यायवाची है। सुरपति ये इंद्र का पर्यायवाची है। और दिनकर आपको पता है कि सूर्य की का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालाब का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा तालाब का पर्यायवाची है? यानी कि 3 जो इसमें ऑप्शन है वो तालाब के पर्यायवाची हैं, एक ऑप्शन तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो वो शब्द कौन सा है? तड़ाक है, पुष्कर है, सर है या फिर तड़ाग है? तो आपको पता है कि जो तालाब का पर्यायवाची है, तड़ाग भी होता है, पुष्कर भी होता है, सर भी होता है, लेकिन तड़ाक नहीं होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका जो करेक्ट आंसर है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद। मिलिंद शब्द का पर्यायवाची बताना है, इसमें से कौन सा है? वो है भुजंग है, सरिता है, कगार है या फिर भ्रमर है? तो आपको पता है मिलिंद जो है, आप पहले बताएंगे कि ये किस शब्द का पर्यायवाची है। तो ये भौरा का पर्यायवाची है मिलिंद। भौरा का पर्यायवाची है मिलिंद। भौरा शब्द का पर्यायवाची है मिलिंद। भौरा का पर्यायवाची है मिलिंद। तो आपको पता है कि भौरा का पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर भी होता है। बाकी जो भुजंग है ये सर्प का पर्यायवाची है। सरिता जो है वो नदी का पर्यायवाची है। और कगार मतलब किनारा होता है। और जो आपका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिलिंद का पर्यायवाची क्या है? भ्रमर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूसर का पर्याय है, यानी कि जो धूसर शब्द दे रखा है उसका क्या अर्थ होता है या उसका दूसरा पर्यायवाची क्या है? धूसर शब्द का क्या अश्व है उनका पर्यायवाची है, मेघ का है, गर्दभ का है या फिर अजा का है? तो आपको पता है कि जो धूसर है, धूसर मतलब होता है गधा। धूसर किसका पर्यायवाची है? गधा का। और गधा का ही पर्यायवाची है आपका गर्दभ। तो गर्दभ का जो पर्याय है, यानी कि धूसर का जो पर्याय है वो हो गया गर्दभ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अश्व जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची है। मेघ जो है ये बादल का पर्यायवाची है। और अजा जो है ये बकरी का पर्यायवाची है। आपने इसको पढ़ा ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आगे आपका साहित्य का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलब्ध सुनने को मिला होगा? तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने ये क्वेश्चन मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो इससे रिलेटेड मैंने एक्सप्लेन में क्वेश्चन को बताया था। तो आपको वो क्वेश्चन याद होगा कि ये इसमें से किस लेखक के बारे में बात की जा रही है। तो क्या ये जायसी के बारे में बात की जा रही है, उस्मान के बारे में, शेख नबी के बारे में या फिर नूर मोहम्मद के बारे में बात की जा रही है? तो फ्रेंड्स, ये जो हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि को मुसलमानों का उपलब्ध यानी कि उनकी आलोचना सुनने को मिला था वो है नूर मोहम्मद। क्योंकि जो नूर मोहम्मद थे वो हिंदी भाषा में कविता लिखते थे, ना कि मुसलमानों की या जो भाषा थी उसमें लिखते थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इन्होंने अपनी सफाई देने के लिए इन्होंने एक पंक्ति लिखा था अनुराग बांसुरी में। इनकी एक रचना है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी इनकी रचना है, अनुराग बांसुरी। तो आपने इसमें देखा होगा, इन्होंने एक पंक्ति लिखा है नूर मोहम्मद ने कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुत है हिंदी भाख्यो। मतलब कि ये बस हिंदी बोलते हैं, हिंदू धर्म को इन्होंने नहीं अपनाया है। जो उस्मान है इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। आप इसको कमेंट करके बताएंगे उस्मान की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? तो वो चित्रावली है। चित्रावली है, उस्मान की रचना है।
शेख नबी की रचना जो है वो ज्ञान द्वीप है। शेख नबी की रचना जो है ज्ञान द्वीप है। और जैसे कि तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सारी रचना प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिन बोलेंगे पेड़। एक दिन बोलेंगे पेड़ की काव्य कीर्ति के रचनाकार कौन है? अरुण कमल हैं, मंगलेश डबराल हैं, राजेश जोशी हैं या फिर उदय प्रकाश हैं। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा कि जो एक दिन बोलेंगे पेड़ वह किस विधा की रचना है? तो ये काव्य कीर्ति है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो इसके रचनाकार हैं वो राजेश जोशी हैं। आप याद करने के लिए इस क्वेश्चन को एक ट्रिक भी अपना सकते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि पेड़ को क्या होगा, जोश आ जाएगा और वो बोलेगा। इस तरह से याद सकते हैं कि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? राजेश जोशी है। पेड़ को जोश आ जाएगा, वो बोलने लगेगा, तो इसके रचनाकार कौन हो गए? राजेश जोशी। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपका और इसमें से 3 सुमेलित हैं, यानी कि रचना और रचनाकार के नाम सही सही लिखे, एक कोई गलत है, उसको आपको चुनना है। जयचंद्र प्रकाश रचना जो है वो मधुकर कवि की है, खुमान रासो दलपत विजय की है, बीसल देव रासो नरपत नाल्य की है या फिर पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। तो इसमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो आपका जो जयचंद्र प्रकाश रचना है ये मधुकर कवि की रचना नहीं है। तो आपको बताना है कि जो जयचंद्र प्रकाश है वो किसकी रचना है? तो ये भट्ट केदार की रचना है। भट्ट केदार की रचना है, आप इसको ध्यान रखेंगे। भट्ट केदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है? आपको पता है कि जो रस होते हैं वो उसका सारे रसों का एक एक अस्थाई भाव होता है। तो इनमें से जो निर्वेद आपका अस्थाई भाव है वो किस रस का अस्थाई भाव है? करुण रस का है, शांत रस का है, अद्भुत रस का है या भयानक रस का है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो भयानक रस का अस्थाई भाव है वह है भय। अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वह है विस्मय, विस्मय होता है। और जो करुण रस का अस्थाई भाव है वह है शोक। और जो बचा आपका निर्वेद, यह शांत रस का अस्थाई भाव है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहत कर नवनीत लिए घुटुरवन चलत रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किए। ये फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है और इसमें बताना है कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, शांत रस है या फिर वात्सल्य रस है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा रस है। तो आपको पंक्ति को पढ़ने पे ही पता चल रहा है कि शोभित कर नवनीत लिए, यानी कि माखन लिए हुए हाथ में बहुत सुशोभित हो रहे हैं और घुटुरवन चल रहे हैं, यानी कि घुटनों के बल चल रहे हैं, मुंह में दही का लेप लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको पता चल जा रहा है ये श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया जा रहा है और ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो जो पुराने साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उस आधार पे माना जाता है कि जो देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग मिलता है वो हमारा गुजरात राज्य में आपको मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपका ये मुहावरा दिया हुआ है, उसका करेक्ट अर्थ बताना है आपको। ये नई जमीन तोड़ने का अर्थ क्या होता है? पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग या फिर बड़ी लकीर खींचना। तो आपको पता है नई जमीन तोड़ना यानी कि एक अनूठा कार्य कर दिखाना, अनूठा प्रयोग करना, इसको बोलते हैं कि नई जमीन तोड़ना। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ 2 कूट दे रखे हैं और यहाँ साहित्य जगत का जो वाद है अलग अलग, उससे उसके प्रवर्तकों को मिलाना है। यानी कि शुद्धाद्वैतवाद का जो शुरुआत है यानी कि प्रवर्तक है वो कौन है? अद्वैतवाद का प्रवर्तक, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक और द्वैतवाद का प्रवर्तक। तो फ्रेंड्स शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? आपको पता है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो वल्लभाचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो शंकराचार्य हैं।
विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य हैं और द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके माधवाचार्य। तो आप फ्रेंड्स इसको जरूर याद रखेंगे, जब पेपर को डिफिकल्ट करना होता है तो इससे आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन जरूर देते हैं। इस प्रश्न में तो सारे ऑप्शन मिले हुए हैं, यानी कि ABCD जो है 1 2 3 4 इस तरह से इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गुलाब राय है, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर प्रेमचंद हैं। तो आपको पता है कि जो साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। ये पंक्तियां देकर अक्सर रचनाकार के नाम पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पंक्तियों वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है इस टाइम जो भी पेपर कंडक्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, राजेंद्र यादव हैं या फिर मार्कंडेय हैं। तो हंस पत्रिका अपने समय की काफ़ी मशहूर पत्रिका है और जो इसके शुरुआत करने वाले संस्थापक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका ग्रामर से ही है, यानी कि व्याकरण का है। इसमें आपको अलंकार पूछा जा रहा है, कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है, विशेषक अलंकार है, असंगति है या फिर दृष्टांत है। तो आप जब पंक्ति को पढ़ेंगे और उसका अर्थ आप निकालेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जैसे कि पढ़ने पे आपको पता चल रहा है, बिनु पद चले यानी कि बिना पैरों का चल लेता है, सुने बिनु काना बिना कान का सुन लेता है, और कर बिनु कर्म यानी कि बिना हाथों के कई प्रकार के, करे विधि नाना कई प्रकार के कर्म, अनेक प्रकार के कर्म कर लेता है बिना हाथों के। तो इसको पढ़ने से आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ जो कार्य है वो बिना कारण के ही हो रहा है, यानी कि पैर जो है चलने के लिए पैर का होना आवश्यक है, लेकिन पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, यानी कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। तो ऐसी पंक्ति जिसमें बिना कारण के ही कार्य होता है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? आपका विभावना अलंकार होता है। आपने विभावना अलंकार का उदाहरण पढ़ा है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चंदन दास हैं, मलूक दास हैं, नानक हैं या फिर संत रैदास हैं। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह एक पंक्ति है केवल, और इसके रचनाकार जो है वो संत रैदास हैं। रैदास का पूरा शुद्ध नाम जो है वो रविदास है। आपको कहीं कहीं रविदास या फिर रैदास दोनों देखने को मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये जो रविदास है यानी रैदास है यही मीराबाई के गुरु भी थे। फ्रेंड्स एक बात आपको यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो ये आपका प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो पंक्ति है इसके रचनाकार तो संत रैदास हैं, लेकिन अगर इस तरह का जो रचना पूछा जाएगा कि जो केवल है तुम चंदन हम पानी, तो उस जो कीर्ति है उसके रचनाकार कौन है? विद्या निवास मिश्र जी हैं। लेकिन आपसे यहाँ जब पंक्ति पूछा जा रहा है तो इसके रचनाकार कौन है? संत रैदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशव कहीं ना जाए के कहिए, पंक्ति किस कवि की है? केशव दास की है, कबीर दास की है, तुलसीदास की है या फिर नरहरि दास की है। तो केशव कहीं ना जाए के कहिए, आपको पता है ये जो प्रसिद्ध लाइन है ये तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती के 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? भारती है, शारदा है, वागेश्वरी है या फिर भामा है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो सरस्वती का पर्यायवाची है भारती वो होता है, शारदा भी होता है, वागेश्वरी भी होता है, भामा मतलब जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें एक लाइन दे रखा हुआ है, कथन दे रखा है, इसमें से पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ था, यानी कि जो कबीर के गुरु थे रामानंद, उनसे उन्होंने राम नाम जो है वो सीखा था। पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स
ये जो कबीर राम नाम लेकर रचना करते थे, तो उनके राम का जो अर्थ होता था वो निराकार भगवान को संकेत करके वो करते थे। लेकिन जो राम नाम रामानंद यानी कि जो कबीर के गुरु जो रचना करते थे, वो उस रचना का आशय जो है वो भगवान साकार भगवान श्री राम की रचना होती थी। तो इसमें ये अंतर है। और ये जो कबीर दास के बारे में ये कथन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, उनके बारे में बताया था कबीर दास जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आप कबीर दास के गुरु का नाम याद रखेंगे रामानंद है। कभी कभी कबीर दास के या कोई जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनके गुरु का नाम पूछ लेता है, तो जो कबीर हैं उनके जो गुरु थे वो रामानंद दास जी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है। आगा हश्र कश्मीरी की है, मुंशी अजमेरी की रचना है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, या फिर मुंशी सदासुख लाल की है। तो चंद हसीनों के खतूत जो रचना है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। आपने इसको पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति किसके जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति है। तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। फ्रेंड्स इसमें मैंने जो पंक्तियां ली हुई हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में जो है वो पूछा जा चुका है। और ऐसे जो आपका बीपीएससी का ट्रेंड रहा है वो रिपीटेड क्वेश्चन या जो बड़े लेवल पे आए हुए क्वेश्चन रहते हैं उनसे क्वेश्चन पुट अप करता है। तो आप इन पंक्तियों को याद रखेंगे। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, तो इसके जो रचनाकार हैं इन पंक्तियों के वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अब आपको बताना है यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के किस रचना में है। तो आपको पता है ये जो पंक्ति है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा जो एक तरह से निराला जी की कालजयी रचना मानी जाती है, राम की शक्ति पूजा, उसमें ये पंक्तियाँ दी हुई हैं। धिक जीवन आता ही, और ये माना जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो खुद का जीवन था वो बहुत ही विरोधपूर्ण भरा हुआ था। इनका जो है हमेशा इनके बातों का लोग समर्थन नहीं करते थे और उस पर जो विरोध होता रहता था। जैसे इन्होंने जूही की कली जो रचना अपना लिखा था और उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो पत्रिका था जिसके वो संपादक थे सरस्वती के, उसमें छपने के लिए दिया था तो उसको भी लौटा दिया गया था। और ढेर सारे इसी तरह से तथ्य हैं जो होते गए, इसलिए माना जाता है कि इन्होंने ये अपने जीवन के सत्य को अभिव्यक्त किया है राम की शक्ति पूजा के इन पंक्तियों के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्र बंधु द्वारा लिखित नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी नवरत्न, जिसमें लगभग इन्होंने 5000 कवियों के नाम का संकलन किया है। यह हिंदी साहित्य का एक हिंदी इतिहास का एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समेटने की कोशिश किया है। इसमें लगभग 5000 कवियों का नाम जो है इन्होंने दर्ज किया है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का नाम जो है वो अपने पुस्तक में स्थान दिया है, तो लगभग 5000 कवि हैं। लेकिन इनमें से कौन से कवि को स्थान नहीं दिया है? क्या सूरदास को नहीं दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी को, गोस्वामी तुलसीदास को, या फिर केशव दास को? तो मिश्र बंधु विनोद की रचना का नाम पहले याद रखेंगे आप, हिंदी नवरत्न है। इनकी मिश्र बंधुओं की एक रचना और है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। मिश्र बंधु विनोद भी इन्हीं की रचना है जो तीनों भाइयों ने मिलकर लिखा था। और जो इन्होंने जिसको स्थान नहीं दिया है वो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का जिक्र इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी नवरत्न में नहीं किया है। अब मिश्र बंधु में 3 भाई थे ये, जिनका नाम क्रमशः गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र है, और एक का नाम श्याम बिहारी मिश्र है। तो इनका नाम भी पूछता है, आप तीनों का नाम ध्यान रखेंगे, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो आप इसमें से बताएंगे, सर्वप्रथम पूछा जा रहा है
तो ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आगे का अपना वीडियो बनाने के लिए जो है वो मोटिवेट हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ आप कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदी साहित्य लेखन का सर्वप्रथम प्रयास था वो किसने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ग्रियर्सन ने किया था, गार्सदा तासी ने किया था, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो सर्वप्रथम आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा जो शुरू किया था वो गार्सदा तासी ने किया था, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। गार्सदा तासी ने द ला लेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से अपना जो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था लिखना शुरू किया था, और यह हिंदी भाषा न होकर फ्रांसीसी भाषा में है, फ्रेंच भाषा में। आप ध्यान रखते हैं, फ्रेंच भाषा में ये रचना है गार्सदा तासी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदल मिश्र की विशेषता है। सदल मिश्र जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में भाषा विभाग के मुंशी हुआ करते थे, तो उन्होंने सदल मिश्र की प्रसिद्ध रचना है नचिकेतोपाख्यान। नचिकेतोपाख्यान इनका विश्व प्रसिद्ध रचना है, नचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी का। अगर सदल मिश्र जी की कोई रचना पूछी जाती है तो वो इसी को पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन पूछ रहा है कि इनकी भाषा की विशेषता क्या थी। पूर्वीपन था, उर्दू की प्रमुखता थी, सहज और प्रभावमयी भाषा थी, या फिर किस्सा गोसाई था। तो आपको पता है जो सदल मिश्र थे वो बिहार के शाहाबाद जिले के रहने वाले थे, शाहाबाद जिले के रहने वाले थे, जो कलकत्ता में जाके कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्या बन गए थे, वहाँ भाषा मुंशी बन गए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था कलकत्ता में, उसके भाषा मुंशी बन गए थे। और इनकी भाषा में तो आपको पता है ये बिहार के थे, तो इनकी भाषा में क्या था, पूर्वीपन स्पष्ट देखा जा सकता था। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदेही वनवास के रचयिता कौन हैं। वैदेही वनवास काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इसके जो रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और हरिऔध जी का ही जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो है आपका प्रिय प्रवास भी है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ये भी हरिऔध जी का है, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोकाकुल में कौन सा समास है। आपको समास बताना है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर अव्ययीभाव समास है। तो आप पहले जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा शोक से आकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल। शोकाकुल का जो समास विग्रह होगा वो होगा शोक से आकुल। यहाँ से आपको कारक चिन्ह मिल रहा है तो आपको आइडिया लग गया कि इसका जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है। और अगर तत्पुरुष में भी पूछा जाए तो ये करण तत्पुरुष है, से चिन्ह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहस्पति का संधि विच्छेद है, यानी कि आपका जो बृहस्पति शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। बृहस्पति, बृहस्पति और बृहपति या बृहस्पति। तो आपको पता है जो बृहस्पति शब्द है उसका जो सही संधि विच्छेद है वो है बृहधनपति। यह कौन सा संधि है, क्योंकि यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो है बृहधनपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खद्दोत सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। ये पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखा हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार का प्रयोग है इस पंक्ति में। तो आप इसका अर्थ जब समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। सूर सूर दो बार आया शब्द है, एक सूर का मतलब है सूर्य और एक सूर का मतलब है कवि सूरदास। यानी जो कवि सूरदास हैं वो सूर्य के समान हैं। साहित्य जगत में कहा जा रहा है कि जो सूर्य हैं वो सूर समान है, यानी कि सूर सूर। और तुलसी शशि, यानी कि शशि मतलब चंद्रमा।
सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास। और उडगन यानी कि तारा जो है वो तारों के समान, सूर्य के समान कौन है? सूरदास हैं। चंद्रमा के समान कौन है? तुलसीदास हैं। और तारों के समान, नक्षत्रों के समान कौन है? केशवदास हैं। और अब के कवि क्या है? खद्दोत सम। खद्दोत जो है वो जुगनू का पर्यायवाची है, आप याद रखेंगे, जुगनू का पर्यायवाची है खद्दोत। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो खद्दोत सम मतलब जुगनू के तरह हैं, जो कि जलते बुझते हैं, यानी कि जहाँ तहाँ कहीं कहीं ही प्रकाश कर पाते हैं। तो इस तरह की पंक्ति है। तो आपको पता चल गया सूर सूर 2 बार आया है, उसका दोनों बार अलग अलग अर्थ निकल रहा है, यानी कि वहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची जो है वो गलत हैं? कमल का पर्यायवाची दे रखा है जलज, पंकज, सरोज। पुष्प का पर्यायवाची दे रखा है कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, भारती, वाणी। सूर्य का पर्यायवाची दिवस, याम और वासर। तो आपको पढ़ने पे पता चल गया होगा कि कौन सी जो पर्यायवाची है वो गलत है, क्योंकि आपको पता है कमल का पंकज, सरोज, जलज होता है, पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन होता है, सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, भारती और वाणी होता है, लेकिन जो सूर्य है इसका पर्यायवाची दिनकर, वासर और याम नहीं होता है। ये किसका पर्यायवाची है? दिन का पर्यायवाची ये सारे शब्द हैं। और सूर्य का जो आपका पर्यायवाची होता है वो तो होता है दिनकर, रवि, भानु, भास्कर। ये सारी पर्यायवाची जो है वो सूर्य की है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का जो ये पर्यायवाची दे रखा है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उपानह शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? यानी कि उपानह शब्द का क्या अर्थ होता है? जूता का पर्यायवाची है, जोर का पर्यायवाची है, जादू का पर्यायवाची है, या फिर ज्येष्ठ का पर्यायवाची है? उपानह शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? तो उपानह शब्द जो है वो जूता का पर्यायवाची होता है। उपानह मतलब होता है जूता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 84 वैष्णवन की वार्ता। ये आपने जरूर पढ़ा होगा इस रचना का नाम। इसके लेखक कौन है? काफ़ी प्रसिद्ध रचना है 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता। इस प्रकार की रचना जो वो किसकी है? नाभादास की है, नंददास की है, गोकुलदास की है, या फिर सूरदास की है? तो जो 84 वैष्णवों की वार्ता है उसके जो लेखक हैं वो हैं गोकुलदास। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमिर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? जो आमिर खुसरो हिंदी खड़ी बोली में पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो उनको किस उपनाम से जाना जाता है? तूती ये हिंदी, तोता ये हिंदी, सितारे हिंद और सर हिंद। तो आपको पता है जो आमिर खुसरो हैं उन्होंने खुद को क्या कहा है? तूती ये हिंदी नाम से संबोधित किया है। आपको ऑप्शन में तोता ये हिंदी भी दे रखा होगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तोता ये हिंदी अलग है और तूती ये हिंदी अलग शब्द है। जो आपका करेक्ट आंसर है वो तूती ये हिंदी होगा। तो आपका जो करेक्ट हो गया है ऑप्शन नंबर ए। आपका जो सितारे हिंद है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा था? नाभादास ने, स्मिथ ने कहा था, ग्रियर्सन ने कहा था, या फिर रहीमदास ने कहा था? तो आपको पता है कि तुलसीदास को कलिकाल यानी कि कलयुग का वाल्मीकि जो है वो किसने कहा था? तो ये थे नाभादास। इन्होंने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। तुलसीदास को जो स्मिथ हैं इन्होंने भी एक नाम दिया था। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित किया जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को? तो एक जो भारतीय आत्मा है ये किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके इसको बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।